नमस्कार। वीएम टीवी के इस नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। क्योंकि झारखंड की राजनीति को नजदीक से जब समझने का आप कोशिश करेंगे तो कोयलांचल को कभी आप अछूता नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोयलांचल विकास कर रहा है या विकास की गाड़ी में कितना तेज गति या धीमा गति है, इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे सामान्य समस्या, वो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए या राजनीतिक स्तर पर भू धसान बना हुआ है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक विश्लेषणात्मक तरीके से आज बात करेंगे। समाज सेवी के रूप में विजय झा जी हैं। भैया, हम लोग तो पहले आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। हालांकि अभी जो एक चल रहा है ट्रेंड, भैया सीधा कहें एक ट्रेंड, अब ये पॉलिटिकल कहें या जो कहें, लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस जगह का विरोध कोई नहीं कर रहा जहां एग्जैक्ट करना चाहिए। तो क्या लग रहा है ये भू धसान एक सामान्य शब्द बन गया क्या? ये इस क्षेत्र के लिए तो भू धसान एक समझ लीजिए कि आतंक का पर्याय बन गया है। डर है लोगों में, कब कहां हो जाए। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित मान रहा है। हर मोहल्ला, हर जगह के लोग लगता है कि पता नहीं कल मेरे मोहल्ले की तो बारी नहीं है। एक भय या आतंक, क्योंकि पिछले मात्र 5-6 महीने का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसे टंडाबारी में ही 3 महीने, 3 महीने के अंदर 6 बार भू धसान हुई है। 6 बार। केसलपुर मुंडा धौड़ा, केसलपुर कुम्हारपट्टी। 7 जुलाई को छाताबाद में एक तालाब देखते देखते विलीन हो गया, बड़ा तालाब। उस प्रतिदिन सैकड़ों लोग उसका सेवन करते थे। ठीक उसी के 30 दिन के बाद 7 अगस्त को कितनी बड़ी घटना घट गई कि जमींदोज हो गया। 15-20 फुट 22 फुट बोलते हैं लोग, खेल का जो मैदान था, फुटबॉल मैदान, वो एक तरफ पूरा 15-20 फुट धस गया। 2 तल्ला मकान में 1 तल्ला दिख रहा है, 1 तल्ला जमींदोज हो गया। अच्छा, अब आते हैं कि सीधा धृतराष्ट्र कौन बना हुआ है? अगर हम सीधा बोले, इसमें तो प्रशासन में पदों पर बैठे हुए लोग सबकी जिम्मेवारी है। इसमें थाना हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीसीसीएल हो, और जो चौकीदार हैं जिनका दावा है टैग लाइन लगा करके मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, एक फैशन चल गया था। तमाम लोग जिम्मेवार हैं। कोई कह सकते हैं क्या कि हम नहीं जानते हैं कौन किनके कारण हुआ, किसके बदौलत हुआ, किन घटनाओं का दुष्परिणाम है आज। मैं पिछले 6 महीने से अधिक समय से लगातार कह रहा हूं, मेरे टोटल बाइट्स देख लिए जाए कि बरसात भारी पड़ेगा इस लोगों के लिए। लेकिन आप एक किसी नाम का उजागर नहीं कर रहे हैं। नहीं, नाम लेने में क्या परेशानी है? मैंने भी बहुत लोगों से पूछा। कोई एक आदमी तो नहीं कर रहा है। हर दिन मेरे पास लोग आते हैं, मोहल्ला के टोले के लोग, और वो बताते हैं कि किस तरह से खौफजदा हैं लोगों को लगता है कि यदि हम नाम बोल दिए, हम यदि विरोध कर दिए तो राजनीतिक रसूख ऐसा है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये खौफ है। एक तरफ भू धसान का डर, दूसरी तरफ जान का भी डर। जो लोग करते हैं उनका खौफ। और देखा आपने बहियारडीह में महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी इन चीजों को लेकर। बहियारडीह में आपने देखा पुलिस की गाड़ी पर हमला हो गया और ये लोग अभियुक्त बना दिए गए महिलाएं, जिससे ये खामोश हो जाएं, डर जाएं, नहीं तो जेल भेजा जाएगा। ये तो अच्छा, अंततः क्या होता है इसका निष्कर्ष? अंततः भोगती तो जनता है। और मैं तो खुले रूप में कहता हूं कि आपने अपने वोट का दुरुपयोग किया है तो भोगना तो आपको ही होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई एक आदमी करे कि हम इस वोट को दे, तो उसका क्या क्लासिफाइड क्राइटेरिया? इसीलिए कि जब आप चरित्र की अनदेखी करते हैं, जब आप जात, धर्म और पार्टी में गुंडा और माफिया को भी जब गले लगाते हैं, ये जानते हुए भी कि शादी पर 54 केस है, 4-4 बार सजा हो चुका, फिर भी आप वोट देते हैं। आप अपने वोट का जब सौदा कर रहे हैं, चाहे जात के नाम पर, चाहे पार्टी के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, तब आप भ्रष्टाचारी को जब गले लगा रहे हैं, अपराधी को जब गले लगा रहे हैं, इसको न्यायालय ने सजा दिया है। कोई व्यक्ति ने सजा दिया क्या? न्यायालय ने सजा दिया, और आप उस पर मोहर लगा रहे हैं, तो आप अपराध को दावत दे रहे हैं अपने घर और आंगन में। तो डर कैसा? आज आपने जिसको दावत दिया था वो आपके द्वार पर खड़ा है। अच्छा, तो आप बहुत बार पीआईएल का बात रखे हैं, चाहे वो गया पुल से की बात कर ले, कोयले को लेकर बात कर ले, सर्वे को लेकर भी अभी तक खाने जो हम लोगों को लग रहा कि कुछ आप करने जा रहे हैं, तो नहीं लग रहा कि बीसीसीएल की अनदेखी का पूरा ढिकरा आप सांसद पे फोड़ रहे हैं या पूरा ढिकरा आप विधायक पे फोड़ रहे हैं? हर लोकतंत्र में हमको अपना वोट दे करके उस एक चौकीदार को चुनना है
जो मेरी रक्षा करेगा, मेरे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी, मेरे क्षेत्र का रक्षा करेगा, मेरे संवैधानिक अधिकार का चिंता करेगा, जरूरत पड़ेगा जहां उठाना है आवाज उठाएगा, वह प्रतिनिधि है हमारा, लाखों लोगों का प्रतिनिधि है। अगर वो इस नहीं कर रहा उम्मीद तो से हम गुमनाम भी चुनते तो हो हैं। सकता है, हाँ, विरोध तो हो सकता है। अब जब नहीं कर रहा है, फिर 5 साल इंतजार करने के सिवा आपको विकल्प क्या है? आपको विकल्प क्या है? आपने एक बार वोट दे दिया, आपने अपने हाथ राइट तो रिकॉल नहीं लाया। आज वही लोग सत्ता में हैं जो जब विपक्ष में थे तो राइट तो रिकॉल की बात करते थे। आज गलती से भी राइट तो रिकॉल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि 251 से अधिक दागी अपराधी हो गए हैं। अभी भी मुझे आज का रिपोर्ट है 342, जबकि मैजिक फिगर क्या है? 272 बहुमत का आंकड़ा है। अच्छा, सरकार बनती है और बिगड़ती है। विजय झा जी से एक सवाल पूछा जाए और ये पूछा जाए कि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जब विधायक के अगेंस्ट की बात होती है, जब सांसद ढुलू मतों के अगेंस्ट की बात होती है, तो दूसरे मंच पर तो आप जा बैठते हैं। नहीं, कोई राजनीतिक मंच पर मुझे नहीं कह सकता है कि झंडा लगा अगर कोई प्रेस कार्यक्रम हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप गए, तो किसी पॉलिटिकल नहीं, जहां सर्वदलीय होता है या गैर दलीय होता है, उसको वही पाएंगे। जहां मुद्दा सार्वजनिक है, सभी के समाज का है, समुदाय का है, मैं वहां जाता हूं, क्योंकि समाज की बात है, समुदाय की बात है। मैं समाज, समुदाय और देश से अरूप चटर्जी के सीधा बात में रखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय झा जी का क्या काम था? यस, वो गैरदलीय था मुद्दा, वो गैरदलीय मुद्दा था। एक बाहर से बैठा या भाजपा के अगेंस्ट का मुद्दा था? नहीं, भाजपा का मुद्दा का कोई बात नहीं था। या ढुलू मतों के अगेंस्ट ऐसा मुद्दा था जो विदेश में बैठ करके कोई आदमी धमकी दे रहा है, वह वो मुद्दा था। वह फिर उसको कैसे कैसे परोक्ष लोग तरह से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उसको। और अरूप चटर्जी ने जब एफआईआर किया, तब जो बाद में बताया 4 दिन के बाद कि हमको भी एफआईआर आया, हमको भी धमकी आया है, लेकिन एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और वही सब था टोटल। अरूप चटर्जी को जो मैसेज था 31 सेकंड का, वही 31 सेकंड का वही मैसेज, अच्छा, वर्ड बाय वर्ड वही था। अच्छा, कल का आप सांसद महोदय का एक स्टेटमेंट देखे होंगे कि अगर कोई भी मुस्लिम अपने बच्चे के माथा पे मस्जिद पर हाथ रख के कसम खा ले तो हम कल इस्तीफा दे देंगे। भैया, अब कोई तो व्यक्ति अपने बच्चे पर ये ऐसा ड्रामा मैंने बहुत देखा है। ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि हम अपराधी नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं है, इससे नैरेटिव सेट करते हैं लोग। कुछ लोग इसमें बहुत मास्टर होते हैं और बार बार कहते हैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कुछ तो कहते हैं फांसी लगा लूंगा मैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीतिक परिशिष्ट के अंतर्गत जो मेन मुद्दा है वो भटक जा रहा, ये भूधसान भटक जा रहा? यस, हम सही बात कर रहे हैं। बहुत तरीके से कुछ लोग नैरेटिव सेट कर देते हैं कि मुद्दा भटक जाए, मुद्दा भटक जाए। और इसमें कुछ लोग पारंगत होते हैं कि मेरे अपराध की चर्चा नहीं हो, मेरे कुकर्मों की चर्चा नहीं हो, इसलिए मुद्दा भटकाया जाता है और बहुत तरीके से भटका दिया जाता है। क्योंकि सबको यहां का एक एक बच्चा जानता है कि जो लोग आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, चाहे वो भूधसान का मामला हो, चाहे भू उत्खनन का मामला हो, चाहे अवैध खनन का मामला हो, उसको राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त है, किसके साथ देखे जाते हैं, किसके यहां देखे जाते हैं, ये कोई। अच्छा, तो बीसीसीएल का सेफ्टी सेक्शन क्या कर रहा है? डीजीएमएस का सेफ्टी कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है? सिम्फल जैसे बड़े रिसर्च सेंटर क्या कर रहे हैं? क्या इनकी अपनी नैतिक कोई जिम्मेवारी नहीं कि इन जगहों की जानकारी ऊपर पहुंचाए? जब सरकार में बैठे लोग ही जब आपराधिक तत्वों से साठगांठ रखेंगे तो कितनी हिम्मत करेगा बीसीसीएल और सिम्फर और सीआईएसएफ, कितनी हिम्मत करेगा? ये वही सरकार है ना, जब इनके जो वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का केस को विड्रॉ कर लिया था, सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। अभी तो सरकार सजा हुआ 1.5 साल। अभी सरकार इनके अगेंस्ट की है। की बात कर रहा हूं जब विड्रॉ किया गया। अभी सरकार क्यों नहीं इनके खिलाफ? सरकार की वही स्थिति है। अभी तो अब न्यायालय में चल रहा है मामला, वो तो अपील में गए हैं ये, लेकिन उस समय तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। मैं गया था सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें इनको सजा हुई अंततः, जिसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी इसी समझ जाइए आप, जिस केस को आप विड्रॉ कर रहे थे उसमें न्यायालय ने सजा दिया 1.5 साल। अच्छा, विजय झा की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि जब ढुलू मतों का बात आता है अगेंस्ट का, तो वहां पर आप सर्वाइविंग वे में स्टैंड हो जाते हैं? नहीं, इसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी आप नहीं पता है। मेरा इतिहास भूगोल आप पता कर लीजिए। मेरा इतिहास भूगोल हमेशा मैं गलत अपराध के खिलाफ बोलता रहा हूं, खड़ा होता रहा हूं। आप 74 से इतिहास में चले जाइए, उस समय भी जो लोग रंगदारी लेते थे, मैंने एफआईआर किया है।
74। अभी बीसीसीएल के पैदाइश नहीं हुआ होगा। बीसीसीएल के किसी अधिकारी पर आपने पीआईएल वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं लागू किया? सर्वे की बात आपने क्यों नहीं रखी? मैंने 29/4 को ही डीजीएमएस को कटघरे में खड़ा किया है, मेमोरेंडम दिया है 29/4 को कि पूरे कोयलांचल का सर्वे किया जाए, कौन सुरक्षित क्षेत्र, कौन असुरक्षित क्षेत्र, कितना असुरक्षित क्षेत्र, कहाँ सैंड फिलिंग टूट गया है, ध्वस्त हो गया है, कहाँ जरूरत है जिसके कारण गैस रिसाव हो रहा है, जिस कारण भूगर्भ अग्नि हो रही है, 29/4 को ही दिया है। और मैं पीआईएल की तैयारी कर रहा हूं, इसी महीने में पीआईएल करने वाला हूं। क्या उद्देश्य ये है? सबको पता है, सर्वे किया जाए पूरे कोयलांचल का, वरना राजपूत बस्ती में आज निकल गया गैस, क्या यही समाधान है क्या? रोड को बंद कर दीजिए, गोधर में निकला, आपने रोड बंद कर दिया। ये प्रोटोकॉल भी है, ये डीजीएमएस की भूमिका थी। डीजीएमएस सबसे बड़ा अपराध जो है इस पूरे कोयलांचल में जो अपराध हो रहा है उसका जिम्मेवार है। एक व्यक्ति मुझे बोला जाएगा तो मैं डीजीएमएस को चिन्हित करूंगा, क्योंकि पहले ये सर्वे करते थे, नोटिस देते थे, गलत माइनिंग होने पर, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर बंद करवा देते थे कि अगले बार जब तक मैं विजिट करूंगा ये प्रोटोकॉल में नहीं पालन हुआ तो माइंस बंद रहेगा। आज कर रहे हैं क्या? एक जगह के पुनर्वास की बात या विस्थापन की बात को लेकर 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा वार्ता होता है, फिर मामला कहीं जाकर फंस जाता है। तो आखिर इसका निर्णय कैसे निकलेगा? किन मूल बिंदुओं से निकले ताकि आम आदमी पीछे? जब आप हिंसात्मक आंदोलन करते हैं तो इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए आप, जब ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी क्या आया था चिट्ठी पीएमओ से? पीएमओ की चिट्ठी थी, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी। कितने दिन आंदोलन चला? 20 माह हम लोगों ने टेंट नहीं खोला। 20 महीने तक तमाम जितने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं सबके दरवाजे तक गए, अपनी बात रखी, अपने सबूत दिया। हम लोगों ने जितना सबूत संभव हो सकता था कागजी दिया, और अंत में 5000 शपथ पत्र दिया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो हम लोग चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये एफिडेविट है हम लोगों का, ये एफिडेविट तक दिया हम लोगों ने, और लड़ते रहे, अपनी बात करते रहे हर स्टेज पर। 20 माह लगे, तब तक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी चोरी हो गया। 25 मीटर जमीन के नीचे से रामकनाली धस गया, सेलेक्टर धस गया, काटा पहाड़ी धस गया, टांडाबाड़ी धस गया, छाताबाद धस गया। अगला नंबर किसका है? केसरगढ़ा धस गया। तो ऊपर वाला अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम बिलगड़िया ही जाएं? ये एक सवाल है। तमाम कोई भी पीड़िता से जब हम बात करते हैं तो बोलता है भैया आखिर कुर्मीडी, सिंधुआ टांड, या फिर सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास बेलगड़िया दिया। देखिए बेलगड़िया आज 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं, बेलगड़िया शिफ्ट कर दिया जाएगा, बेलगड़िया शिफ्ट कर दिया, लेकिन खुद प्रशासन में बैठे हुए लोग ही बीच बीच में बयान उनके आते हैं कि वहां थाना स्थापित किया जाएगा, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जाएगी, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब ये लंबे समय से वादा, हाँ ये चल रहा है। इसका मतलब है, और ये भी बात आता है कि एक परिवार को रहने का जितना प्रॉपर जगह चाहिए उतना जगह नहीं है। एक दड़बे में हम नहीं रहेंगे ना, एक मानवीय सम्मान के साथ तो व्यक्ति रह सके उसकी बात होनी चाहिए, और नए सिरे से उसको एक कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए व्यक्ति का, जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से तय तो कीजिए, तब दीजिए। सम्मानजनक यदि जगह मिलेगा तो लोग खुशी से चला जाएगा। कौन अपनी जान को जोखिम में डाल एक आपको ऐसा लगा कि छाताबाद अब समाज नीति पर नहीं राजनीति वाले अखाड़े का एक नया प्रारूप बना लिया? देखिए आंदोलन को डिबेट करने के लिए बहुत सी शक्तियां काम करती है। हम लोगों को बहुत कड़वा अनुभव है 74 के छात्र आंदोलन का भी और इसका भी। अभी ट्रेन वाली जो हुई, हम लोगों ने देखा कि झंडा दिखाने वही लोग आए थे जो हम लोगों के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। एक बड़े नेता ने कहा कि विजय जी बाकी लोग तो नहीं समझ रहे, आप तो समझ रहे हैं ना पीएमओ का लेटर का मतलब, आप तो पागल नहीं है ना, क्यों पागल हो रहे हैं इन लोगों के साथ आप? पीएमओ का लेटर बदलने वाला है क्या? एक बड़े नेता ने कहा। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अंततः उनकी बात गलत साबित हुई, हम लोग जो लक्ष्य लेके चल रहे थे वो सही साबित हुई। एक ने कहा, जिला का ही एक ने कहा कि हम लोग चाहते थे सीटिंग हो दिल्ली में, तो बोले सीटिंग तो करा दूंगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। एक बड़े नेता दूसरे बड़े नेता ने कहा कि मैं एक शब्द नहीं, डेलीगेशन गए थे हम लोग, इन बातों को रख दीजिए आप, ये रहा डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट, ये उन्होंने कहा मैं सीटिंग करा दूंगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। कहा है मेरा टिकट कट जाएगा।
अच्छा, तो जहाँ ये ऐसी- दर्द कैसा महसूस होता है या जब उस जगह पर जाते हैं? मुझे लगता है तकरीबन कोई भी एक ऐसा जगह नहीं है जहां धंसता है तो आप नहीं जाते हैं, सांत्वना देते हैं, लोगों के साथ मार्मिक स्थिति को समझ पाते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर रुकता है दिमाग में, आपका भी स्ट्राइक करता होगा कि अगला नंबर किसका, कैसे रुकेंगे? एकदम सीधा मुद्दा पर एकदम अगर भयावह। सजेशन और सुझाव। जैसे मैं छाताबाद जब गया ये धसान के बाद ये तब लगा देख करके भयावह स्थिति बिल्कुल, थी। अगर हार मांस का इंसान है तो उसे तकलीफ हाँ, डर लग रहा था। लग रहा था कि हम कितने असंवेदनशील होते जा रहे हैं कि हम अपने कामों से समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। ये फील हुआ वहां, ये वहां फील हुआ। और मैंने कहा भी वहीं पर स्पॉट पर मेरा बाइट है, हर आदमी जानता है कौन ये करा रहा है और बहुतों ने साथ भी दिया होगा उनका। आज आप सोचिए कि आपके कुकर्मों का आप कहां खड़े हैं। और मैंने यह भी कहा वहीं पर कि इससे भी बड़ी घटना के लिए आप तैयार रहिए। अब एक बात, सदन में क्यों नहीं एक बात और आता है कि इन दिनों जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा आने वाले समय में बहुत कुछ सुनेंगे। अब कोई डर नहीं रहा आवाज उठाने से। ये बहुत खुशी की बात है। अब कोई डर नहीं रहा, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे। हाँ, ये अच्छी बात है, समाज के लिए एक अच्छी बात है। जब आप सोचिए जब भगत सिंह की क्या आयु रही होगी, जब वो फांसी के फंदे पर चूम लिया उन्होंने, क्या आयु रही होगी। बटुकेश्वर दत्त की क्या आयु रही होगी। इन लोग ने 14 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चे उस समय में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए। अगर वो नहीं खड़े होते हम आज भी गुलाम होते ना। बिल्कुल। तो इसलिए इसको दाद देनी चाहिए, इसका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए कि तमाम संसदीय व्यवस्था जहां विफल हो गई वहां बच्चों ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया और आज बच्चों की आवाज के बदौलत वो सोच रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। कल जब हम इंटरव्यू चला रहे थे विधायक जी का, तो उन्होंने बताया कि किसी कारणवश हम यहाँ नहीं थे उस दिन और हम हमारे छोटे भाई गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी सीधी प्रतिक्रिया? उन्होंने ये बात कहा। घटना के दिन कोई जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति अपने घर पर हो, स्थल पर हो, कोई जरूरी नहीं। कोई भी व्यक्ति बाहर रह सकता है, कामकाजी हो या कोई भी अपने पारिवारिक काम से भी। ये कोई गुनाह नहीं है कि हम नहीं थे, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं गए? हमने पूछा ये, आज तक क्यों नहीं गए? लोकसभा सांसद जो है इस क्षेत्र के वो गए क्या? सांसद नहीं गए, विधायक नहीं गए। वोट आपको दो का चाहिए, लोकसभा का भी चाहिए और विधानसभा की चाहिए। और बोल रहे कि मेरे छोटे भाई चले गए। मतलब एक आदमी दो आदमी की जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, लेकिन वोट दोनों को अलग अलग चाहिए। किसी को लोकसभा, किसी के। तो ये जो है अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास है। ये जनता देख रही है और जनता को ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखना चाहिए, समय पर इसका माकूल जवाब देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तब लोकतंत्र को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप लोकतंत्र में सही कदम नहीं उठा रहे हैं, चरित्र की अनदेखी कर रहे हैं आप, तो लोकतंत्र को तो आप ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे अपराधी हावी हो रहे हैं और लोकतंत्र आज अपराधियों के कब्जे में है, हम कह सकते हैं। कभी बीसीसीएल के किसी अधिकारी को आपने भी कॉल किया होगा ये भू धसान को लेकर कि इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो उधर से क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो एक रिस्पॉन्स मिलता होगा? हाँ ठीक है, देख रहे हैं, आपकी बात को हम नोट कर रहे हैं। हम देखते हैं, सीआईएसएफ वाले भी जाएंगे। मैं सीआईएफ से डीआईजी के बारे में पता लगा, ये अच्छे आदमी हैं, एक्टिव हैं, सिंघम स्टाइल के हैं। मैं मिला इनसे और मैंने इनसे कहा टोल फ्री नंबर जारी कीजिए। और उसका कारण ये है कि लोग भय से आपको सूचना नहीं देंगे, क्योंकि सूचना देने वाले पर क्या बीतेगी आप नहीं समझ सकते हैं। आप तो आज हैं, कल चले जाइएगा। लेकिन अगर आप टोल फ्री नंबर जारी करते हैं तो कोई भी रात के अंधेरे में अपने झोपड़ी में से आपको फोटो खींच के भेज देगा और आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक जीएम को 2 साल पहले ड्रोन गिफ्ट करने गया था कि आप ड्रोन से निगरानी कीजिए, जैसे ही 2-4 बोरा 1000 बोरा भर जाए आप से सबको रवाना कर दीजिए और ये काम ऑफिस में बैठे बैठे आप कीजिए। क्या फीडबैक आया था? जीएम साहब क्या बोले? संभव बोले मेरी हत्या हो जाएगी। साफ कहा, मेरी हत्या हो जाएगी। मैंने एरिया और का मेरे सबसे ये बड़ा गवाह अधिकारी प्रेस के ही लोग हैं जो मेरे साथ थे उस दिन, वो खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिया, बोले मेरी हत्या हो जाएगी। मैं क्या कहता, आप हत्या करा लीजिए लेकिन ड्रोन ले लीजिए। चलिए बहरहाल, तो और मैंने फिर टोल फ्री नंबर के लिए आग्रह किया उनको और कारण समझाया, वो एग्री कर गए। और टोल फ्री नंबर है तो उसका परिणाम है कि आप देख लीजिए सीआईएसएफ बहुत एक्टिव है, उनको सूचना मिल जाती है। बिल्कुल, उनको सूचना मिल जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चूंकि
क्या घट रहा किसी से छुपा हुआ नहीं है, कौन घटा रहा इससे भी छुपा हुआ नहीं है। अब ये अगर राजनीतिक संरक्षण के आधार पर हो रहा तो एक बात है कि कर्म बैक्स, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती श्रीमान। ये वही क्षेत्र है जहां कभी गांधी के नाम से जाना जाता था, गांधी प्रखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सामरिक चीजों को आप समझते हैं और बतलाते हैं और सुलझाते हैं, कोशिश रहती है बस छाताबाद की या टांडावाड़ी या फिर सेलेक्टर या फिर राम करनाली, कुछ एक ऐसा सॉलिड कॉन्क्रीट चीज आप लोग ही समाज के अंदर से निकालिए ताकि आने वाले लोगों के साथ ये फिर दोबारा घटनाएं ना घटे। धन्यवाद। जितना सामर्थ्य है मेरा मैं प्रयास करता हूं। मैं तो शुभम यादव की हत्या हुई दिन दहाड़े नहीं गया और उनको बहुत तरह से उनको मदद किया। गए क्या सांसद विधायक, पूछा क्या क्यों नहीं आज तक गिरफ्तारी हुई एक भी व्यक्ति की? शाम में हत्या हुई है घर के उसकी चौखट पर, एक बयान है क्या? अक्षय लाल चौहान की हत्या का एक हत्यारा नहीं पकड़ा गया, एक बयान है क्या? आज तक एक बयान नहीं है। तो जब अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराध बढ़ेंगे, तो वो लोग अपराधी के खिलाफ कैसे बोलेंगे जिनके हाथ खुद अपराध से रंगे हुए हैं? जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं फिर अपराधी उनसे मुंह मोड़ लेगा, कैसे अपराधियों के खिलाफ बयान देंगे? आज तक शुभम यादव का हत्यारा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि यहां छोटी छोटी घटनाओं में भी सैकड़ों लोग, निर्दोष लोग, दर्जनों लोग चले जाते हैं जेल। लेकिन हत्या का मामला भी बाघमारा में सबसे, मैं कहता आ रहा हूं कि सबसे अधिक अवैध माइनिंग बाघमारा में हो रहा है, बाघमारा में हो रहा है, बाघमारा हो रहा है। ये भूधसान की बार बार की घटनाओं ने मेरी बात को साबित कर दिया। मैं कहता आ रहा था बारिश पड़ेगा, आज साबित कर दिया मेरी बातों को। मैं कोई बात नहीं करता, लोगों को लगे कि हो सकता है मैं प्रेजुडिस हूं, लेकिन मैं परिस्थिति पर बोलता हूं। स्थिति को देख के आकलन करके उसका पहले से मैं समझता हूं कि बाद में क्या होने वाला है, मैं पहले बोलता हूं। चलिए, धन्यवाद भैया।